हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। 9 क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। वो कह रहा है इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8। मैंने इसका शायद समझा दिया था आपको किस तरह से करना है, मैं फिर भी करवा रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन है। जो थर्ड टर्म है आपने दिया है -4। थर्ड टर्म जो है वो 4 है और नाइन्थ टर्म जो है वो -8 है। तो थर्ड टर्म दे रखा है आपने 4। तो थर्ड टर्म का मतलब हो गया a+2d, ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसे आपने दिया नाइन्थ टर्म को ऐसे लिखेंगे आप, कहाँ गया सारा कुछ। नाइन्थ टर्म को हम लिखेंगे, मतलब कि नाइन्थ टर्म को आपने दिया है -8, हम लिखेंगे a+8d, d के साथ एक कम करके लिख देते हैं। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे a मिल जाएगा और d मिल जाएगा। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो a+2d इज इक्वल टू 4, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। a+8d इज इक्वल टू -8, ये थी सेकंड इक्वेशन। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हो रहा है ये, ये क्या प्रॉब्लम आ गई। मैं इस क्वेश्चन को थोड़े नीचे यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ दोबारा से। जो थर्ड टर्म है वो है 4, यानी कि a+2d है 4, और जो सेकंड पॉइंट दे रखा था वो था नाइन्थ टर्म -8, तो इसमें से बन जाएगा a+8d -8। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो बस इसमें साइन चेंज करना रह जाएगा, ये कट जाएंगी दोनों टर्म्स। a वाली जो d वाली टर्म्स है इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा -6d, और ये कांस्टेंट को सॉल्व करूंगा तो 12 आ जाएगा, और d की वैल्यू आ जाएगी 12/-6, कटने के बाद आ गया 2। इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं किसी को भी, ठीक है जी। इसके बाद पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो a+2, d की जगह पे -2 लगा देंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये आएगा -4, जब इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो AP की स्टार्टिंग हो गई 8 से, और इसमें डिफरेंस कितना है -2 का, ठीक है। वो कहता है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इस AP की कौन सी टर्म है जो 0 होगी, ठीक है। इस AP की कौन सी टर्म है जो 0 होगी। तो वो हमें ये कह रहे हैं कि कोई AP ऐसे था। ये बताना जरूरी नहीं है, जो मैं नीचे यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको पेपर के टाइम पे नहीं लिखनी, ये आपको समझाने के लिए है सिर्फ। A है 8, इसके बाद अगली टर्म में कितने का फ़र्क आएगा -2 का, तो -2 कर दो, इसमें से कितना आ जाएगा 6। इसके बाद करोगे तो कितना आएगा, इसमें से फिर -2 कर दो 4, फिर 2 और फिर 0, फिर -2 करोगे तो -2 -4 -6, इस तरीके से चलता जाएगा ये AP ऐसा है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म जो है वो 0 है, ठीक है। तो ऐसे वो वहाँ पे पूछ रहा है, वो आपने इस तरीके से नहीं करके दिखाना पेपर के टाइम पे, इस पे आपके नंबर कट जाएंगे। तो कह रहा है कि कौन सी टर्म है जो कि इसमें 0 है, तो यानी कि ये कोई पोजीशन बन रही है। यहाँ पे तो हमें साफ साफ नज़र आ गया ना कि फिफ्थ पोजीशन है, हमने ऐसे ही इसमें कैलकुलेशन कर करके देख लिया कि हर बार d की वैल्यू को माइनस कर करके देखते रहे, तो जहाँ पे 0 आ गया वो हमने काउंट करके लिख दिया कि फिफ्थ टर्म पे 0 है।
ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं कहूँगा यार जब मुझे नहीं मालूम तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ, nth टर्म मान लेता हूँ, nth टर्म मान लूँगा। तो nth टर्म की जो वैल्यू है वो है 0। तो nth टर्म को लिखने का हमारे पास रूल था, लास्ट क्लास में सीखा था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 0। a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 8 है, ऊपर सॉल्व करी है, और d की वैल्यू है माइनस का 2। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, n माइनस 1 की वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकालते थे, ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस और ये वाली वैल्यू डिवाइड में, तो 0 के साथ माइनस 8 हुआ और अपॉन में आ गया माइनस का 2। अगला स्टेप बन जाएगा माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 2। इससे अगला स्टेप आ जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि n माइनस 1 जो है 4 है और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 4 के साथ प्लस 1 5 बना देगा। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन से भी मिल गया कि n की वैल्यू कितनी आ रही है 5। और यहाँ पे मेरे को नॉर्मल जो मैंने अपना हिसाब लगाया कि क्या होता क्या है, एपी की फर्स्ट टर्म में से डिफरेंस को प्लस करो, नेक्स्ट टर्म आ जाती है उसमें डिफरेंस प्लस करो, नेक्स्ट टर्म आ जाती है उसमें डिफरेंस प्लस करते जाओ, ऐसे चलते जाओ। तो एक जगह पे 0 आ रहा था, यहाँ पे ऐसे काउंट करा तो भी 5th टर्म थी, और कैलकुलेशन करी तो भी मेरे पास 5th टर्म ही आई। तो ये पेपर में आपका यहाँ सॉल्यूशन करते टाइम इस तरीके से आपने करके नहीं दिखाना, तो समझाने के लिए था, ये मैं हटा रहा हूँ, बाकी ये तरीका रहेगा। अब अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो आप मुझे, अगर है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं, 10th क्वेश्चन। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स मतलब अधिक, ज़्यादा, ठीक है, इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म जो है एक एपी की वो उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने दे दी है। अब वो कहता है इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करो। तो मैं आपकी इस दी हुई इक्वेशन को मैथ्स में चेंज करके लिखने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा 17th टर्म किसी एपी की 17th टर्म यानी कि A17 कितना है, उसी एपी की 10th टर्म से 7 ज़्यादा। यही बात तो बोली है आपने एक इंग्लिश में वो हाँ महक बोलो क्या कह रहे हो। सर डाउट था पिछले वाले क्वेश्चन में। क्या डाउट है बताओ। सर वो कैलकुलेशन में समझ आई। ये वाली सर इससे पहले वाली समझ में नहीं आई तो फिर तो चैप्टर 3 भी नहीं आता इसका मतलब। तो ये हो गया, एलिमिनेशन मेथड लगाया यहाँ पे मैंने। दो इक्वेशन बनी, थर्ड टर्म 4 है, आपने क्वेश्चन में दिया है थर्ड टर्म 4 है, 9th टर्म माइनस का 8 है। थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d। ठीक है, थर्ड टर्म को लिखेंगे a प्लस 2d और 9th टर्म को लिखेंगे a प्लस 8d। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, दो वेरिएबल में a और d में। मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करा, एलिमिनेशन मेथड से पहले मुझे d मिल गया, फिर d की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो मुझे a मिल गया। बताओ चैप्टर 3 वाला बात भूल गए क्या आप? अगर अब भी समझ में नहीं आया तो फिर मुझे बताओ। एलिमिनेशन मेथड लगाया सिर्फ मैंने और कुछ नहीं करा। हाँ, अगर ये लिखना नहीं आया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फिर बात अलग है। बाकी सॉल्यूशन तो आपने बोला इसकी कैलकुलेशन नहीं आई, तो कैलकुलेशन तो वही है बेटा चैप्टर 3 वाली। बताओ अभी आ रहा है कि नहीं, याद आ रही है पुरानी बातें कि नहीं आ रही याद? महक सर एलिमिनेशन मेथड मैंने अच्छे से सीखा नहीं था क्योंकि मैं लेट आई थी ट्यूशन में। एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा नहीं है, बड़ी समस्या का विषय है। चलो फिर आपको 10वां क्वेश्चन ऊपर कैसे पहुंच गया? कहाँ पे पहुंच गया 10वां क्वेश्चन ऊपर? वो दोबारा से कॉपी पेस्ट हो गया होगा। ये लो हट गया। हाँ बेटा, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके। जैसे कि यहाँ पे a प्लस 2d 4 के इक्वल था, a प्लस 8d माइनस 8 के इक्वल था, तो a की वैल्यूज वैसी सेम है, a के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम है। a के साथ यहाँ पे भी 1 था,
दूसरी वाली इक्वेशन में भी 1 था, हम इसको एलिमिनेट करना है, इनको खत्म करना है। खत्म मैथ्स के अंदर तभी होता है जब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, अदरवाइज वो चीज़ खत्म नहीं होती। जीरो तक पहुंचना है, खत्म का मतलब जीरो पहुंचाना है। तो जीरो किसी चीज़ को होने के लिए उसकी पॉजिटिव वैल्यू के साथ उसकी नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू के साथ उसमें ही पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, सेम वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होनी चाहिए, तब वो वैल्यूज़ खत्म हो सकती है। अगर मुझे इन दोनों ए को काटना है तो एक को पॉजिटिव होना होगा और एक को नेगेटिव होना होगा। इस क्वेश्चन में दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। जब भी ऐसा केस बनेगा तो हम नीचे वाली जो दूसरी वाली इक्वेशन होती है वो पहली वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैथ्स के अंदर रूल है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस कर दोगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा टर्म एक साथ लिखी होंगी तो हम उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अलजेब्रिक पार्ट जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और बाहर माइनस लिख देते हैं, और अगले स्टेप में क्या करते हैं, उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो मैंने वो ब्रैकेट लगाने वाला काम नहीं करना, यहाँ पे आपने भी नहीं करना। सीधे आप इस चीज़ को जब आप नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे तो टीचर अपने आप समझ जाएंगे कि आपने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, क्योंकि एलिमिनेट अदरवाइज ये ए वाली टर्म्स हो नहीं रही थी। तो वो कर दिया हमने, तो इससे ए खत्म हो गया और डी वाली कैलकुलेशन अपने आप आ गई। ठीक है, ये डी की वैल्यू जब आ जाएगी आपके पास तो इस डी की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना या पुट कर देना, चाहे आप दूसरी वाली इक्वेशन में लगा देना, दोनों ही तरीके से आपके पास दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा वेरिएबल था डी, मिल चुका है, ए ढूंढना है तो ए मिल जाएगा। अगर डी की ये वाली वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में लगा दूं या सेकंड इक्वेशन में लगा दूं, तो मैंने फिलहाल फर्स्ट इक्वेशन में लगाया, आप सेकंड में लगा सकते हो, सेकंड से भी सेम आंसर आएगा। बाकी एलिमिनेशन की मैं वीडियो देखूंगा, अगर मेरे पास कोई अच्छी फाइल पड़ी है तो मैं उसको ज़रूर 2-1 दिन में यूट्यूब पे डालता हूँ, फिर आप देखो उसको, या कोई टाइम बता देते हैं आपको, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं आपके लिए। लेकिन ये पिछले चैप्टर नहीं आते तो फिर दिक्कत हो जाएगी, खास तौर से चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 2 नहीं आता होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन पूरी 10th में चैप्टर नंबर 3 सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है और चैप्टर नंबर 4 सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कई जगह पे बन जाती हैं और 2 इक्वेशन भी बन जाती हैं 2 वेरिएबल पे। तो इन दोनों को सॉल्व करना अगर हमें नहीं आता होगा, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 वाला पार्ट नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत है। तो पूरा चैप्टर भले ही ना आता हो, लेकिन 2 इक्वेशन सॉल्व करने वाला यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगाना आना चाहिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से कम सॉल्व करना हमें आना चाहिए। तो इसका आगे यूज़ है, एपी के अंदर भी यूज़ है और कोऑर्डिनेट के अंदर आपने देख ही लिया यूज़ था। कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं ना हम, कोऑर्डिनेट चैप्टर। चलिए अब इस क्वेश्चन पे बैक करते हैं। 17th टर्म जो है एक्सीड से ज़्यादा है, उसी एपी की 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 10th टर्म जो भी आंसर देगी मुझे उसमें 7 प्लस कर दोगे तो 17th टर्म मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। अगर हमें ये बात समझ में आती है तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज इसको लिखे बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बताइए ये बात समझ में आई कि इसमें किसी को डाउट है, हाथ खड़ा कर सकते हो। साफ साफ आपने क्वेश्चन में बोला है, बस मैंने उसको एक इक्वेशन बना दिया है। आपने बोला 17th टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी है उसकी 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो 10th टर्म जितना भी आंसर हमें देगी, यानी कि 10th पोजीशन पे जो भी नंबर आ रहा होगा उसमें 7 प्लस कर दो तो उसी एपी की 17th टर्म बन जाती है। आपने ये बोला है, मैंने उसको लिख दिया। हाँ जी, आपने ये बोला है तो यही चीज़ बननी चाहिए। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ फर्स्ट स्टेप। तो ये पल्ले पढ़ना चाहिए आपको, यानी कि ये मैंने कहाँ से लिखा है, मैं शेड करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से लिखा है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। महक बेटा समझ में आई है ये वाली बात? महक श्रीवास्तव, हाँ ठीक है। तो एलिमिनेशन आगे जहाँ पे भी आएगा मैं दोबारा से बताऊंगा आपको, जहाँ पे भी एलिमिनेशन लगेगा तो आपको और अच्छा पक्का हो जाएगा। 17th टर्म लिखेंगे कैसे, कौन बता रहा है मुझे? जिज्ञासा 17th टर्म लिखने के लिए आप मतलब कि कैसे लिखोगे फॉर्मूले के हिसाब से? सर a + 16d। बिल्कुल आसान सी बात थी, वेरी गुड। और ऐसे ही 10th टर्म को हम लिखेंगे, कौन बता रहा है? मनमीत क्या आएगा? मनमीत के पास तो खैर माइक ही नहीं होता इसलिए वो तो बच रहा है, बड़े मजे आ रहे हैं। पलक क्या होगा बेटा 10th टर्म? सर a + 9d। वेरी गुड। और जितने बच्चे अपना माइक खराब करके बैठे हैं ना और ये सोच रहे हैं कि सर हमें क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो हमारे लिए तो बहुत मजे वाली बात है। वो मजे वाली बात नहीं है, वो समझो आखिर के लिए सजा है, क्योंकि अभी मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे तो पेपर में खुद ही परेशान होगे। तो बेटर है कि सारे जने अपने माइक का जुगाड़ कर लो, क्योंकि पता नहीं कब तक स्कूल खुलने और कब तक नहीं खुलने, मुझे तो हालात ठीक लग नहीं रहे हैं। तो आप लोग अपना तैयारी करके चलो और यहाँ पे तैयार रहो मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए।
अब इसमें से अगर हम सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, बेटर है कि आप सारे ए और डी वाली टर्म्स एक तरफ कर लो और बिना ए और डी वाली एक तरफ कर लो, क्या पता कोई इक्वेशन ही बन जाए। तो a प्लस 16d यानी कि इक्वेशन तो डेफिनेटली बनेगी, और कितने वेरिएबल बचेंगे वो बात की बात है। तो माइनस का a माइनस का 9d इक्वल में 7, ठीक है। ये दोनों टर्म्स को मैं उठा के इधर भेज दिया, तो यानी कि दोनों का साइन माइनस का हो जाएगा। इससे मुझे एक फ़ायदा हुआ कि ये जो a वाली टर्म्स है तो ख़त्म हो गई, ठीक है, और जो d वाली टर्म्स है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि मैं a और d दोनों को ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो a तो ख़त्म हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, 16 और 9 को माइनस करना पड़ेगा, तो 7d आ जाएगा, किसके इक्वल, 7 के इक्वल। अगर मैं d निकालूंगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, 7/7 1 आ जाएगा, d की वैल्यू मिल गई, ठीक है जी। क्या पूछा है आपने, d ही पूछा है, मैंने निकाल दिया, काम खत्म। इसमें मैं d ही निकाल सकता था और कुछ कर भी नहीं सकता था। ये आंसर वाला पार्ट है, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो बोल देना, यहाँ हाथ खड़ा कर दो अपना। क्वेश्चन के अंदर अगर फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको कैसे नहीं निकाल सकते ना, मैंने बोल तो दिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दी है वहाँ पे ए खत्म हो रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, 17th टर्म की वैल्यू दे देते मैं निकाल पाता, 10th टर्म की वैल्यू दे देते मैं निकाल पाता। इनका जो रिलेशन आपने दिया उसमें से तो ए खत्म ही हो रहा है, तो मैं डी की वैल्यू भी लगा दूंगा तो होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ए नहीं मिलेगा मुझे, ए तो खत्म होगा ही होगा इस क्वेश्चन में, तो ए मैं नहीं पता लगा सकता। तो विच टर्म ऑफ एन ए पी विल बी 132, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, और आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं होता कि जो बढ़िया क्वेश्चन हम बोल देते हैं इसका एक ही मतलब होता है कि सर वो मतलब कि टेढ़ा क्वेश्चन हो गया या कैलकुलेशन वाइज कोई खतरनाक बात होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आसान भी है लेकिन पेपर में पूछा जाता है। तो विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक एपी दे रखा है, तो मुझे जब भी आपको एपी बोल दूं तो वो एपी है ना, उसमें मैं हर बार डी चेक नहीं करूंगा, मैं इसके अंदर 3d निकाल के चेक नहीं करूंगा ये एपी है कि नहीं है। ये तो एपी आपने बोल दिया ये एपी है, आपने कहीं बोला नहीं कि इसको चेक करो कि एपी है या नहीं है, आपने कहा ये एक एपी है। इसका सीधा सा एक ही मतलब बनता है कि इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो कॉमन है, जो हर टर्म के अंदर गैप है वो इक्वल है। तो यहाँ मैं बार बार डी निकाल के चेक नहीं करूंगा कि यार ये यहाँ पे लास्ट वाले में से सेकंड लास्ट वाली टर्म माइनस करके जो फर्स्ट और सेकंड टर्म का माइनस करके आ रहा है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा, मैं इस चीज़ को चेक करूँ क्या, जी नो, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधी सीधी सी बात आप लिखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो ए है यानी कि इस एपी का जो ए है वो 3 है और जो डी है वो 15 माइनस 3 12 है। तो आप हर क्वेश्चन में अगर एपी आ रहा है तो ये चीज़ तो आपको निकाल ही लेनी चाहिए कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है वो लिख लो और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो लिख लो। उसके आगे क्वेश्चन में जो कह रहा है उस हिसाब से कर देते हैं। वो कह रहा है कि विच टर्म, कौन सी टर्म इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है, गलत तरीके से पढ़ लेते हो। साफ साफ बोला है 54th टर्म, 54th पोजीशन पे आने वाली टर्म से 132 ज्यादा है। अब बच्चे क्या करते हैं 54th टर्म निकालते हैं, 132 टर्म भी निकाल देते हैं, 132nd टर्म भी निकाल देते हैं। यहाँ पे तो ये सिर्फ वैल्यू दे रखी है, ये कोई पोजीशन थोड़ी ना दे रखी है। वहाँ पे थोड़ी ना कह रहा है कि 132 इतनी पोजीशन है, इतनी टर्म है, ऐसे थोड़ी ना बोला है कि आप 132 वाली टर्म निकालने बैठ जाओगे, नहीं। 54th टर्म निकालो, उसमें 132 प्लस कर दो, ऐसे ये वाला नंबर कोई टर्म बन रही है इसकी, तो बताओ कौन सी पोजीशन पे है, आपको ये बताना है। ठीक है, मैं आपको एक बारी और इसका थोड़ा सा नीचे लिख के बता रहा हूँ। एपी के बारे में ऐसे इन्फॉर्मेशन है 3, 15, 27, 39। इसकी 54th पोजीशन पे एक नंबर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। 54th पोजीशन पे एक ना एक नंबर आएगा, क्योंकि आपने एपी कहीं स्टॉप नहीं करा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो फिर 54th टर्म तक भी जाएगा ये। 54th टर्म जो भी होगी उस वाले नंबर, उस नंबर में जो भी यहाँ पे XYZ जो भी नंबर बनेगा उसके अंदर 132 प्लस कर दो, ये एक नंबर बनेगा, ये बना PQR। ऐसे समझा रहा हूँ, ये आपको ऐसे करना भी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ये PQR नंबर इस एपी के अंदर कहीं ना कहीं आता होगा। वो कहता है ये बताओ ये कौन सी टर्म है, तो अब समझ में आ गया हो क्या करना है। तो मैं सबसे पहले काम क्या करता हूँ, इस एपी की ना 54th टर्म निकाल लेता हूँ। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू एक ही स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन को बनाऊंगा या लिखूंगा ना, आपको कन्फ्यूजन आएगी। तो बेटर है कि मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के करूं। तो पहले मैं इसकी 54th टर्म निकाल रहा हूं, यानी कि a प्लस 53d। a की वैल्यू है 3, d की वैल्यू है 12। अच्छा, 3 प्लस
53 और 12 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 3 36, 3 12 पंजे 60 और 3 63। मैं ऐसे ही करता हूँ तो मेरे को ऐसे ही करने देना है। 6 और 3 9, 3 और 6, आपको भी समझ में आता होगा 6 3 और 9 क्या होता है, 639। तो ये प्लस करके 639 आ गया, यानी कि 54th पोजीशन पे इस एपी के अंदर 639 लिखा होगा। आपसे ये पूछा ही नहीं है कि ये 639 आएगा या नहीं आएगा। आपको जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है कि इस एपी में एक टर्म है, यानी कि nth टर्म है, nth पोजीशन पे है वो, ठीक है, वो क्या आएगा, वो क्या आएगा ये आपको क्लियर दे रखा है कि जो इसकी 54th टर्म थी उसमें 132 प्लस कर देना, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो n की वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे, ये n निकालना है। तो आप कहेंगे ठीक है, अभी मैं पहले इसको लिख लूँ। 54th टर्म पे है 639 प्लस 132, क्या आउटपुट आता है, मतलब कि प्लस कर लूँ तो 9 और 2 11। ज़्यादा छोटा छोटा तो नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा अपने स्क्रीन पे, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो। सही है, सारे जने बता दो, किसी को छोटा नहीं लगना चाहिए। और मैं चाह रहा हूँ कि सही है। इतना साइज लिखना मेरे लिए सही इसलिए क्योंकि काफ़ी पार्ट मैं देख पाऊंगा ऊपर नीचे। ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखूंगा तो हर बार मुझे स्क्रीन ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। अगर आपको दिक्कत आएगी तो जरूर बता देना। 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7। मैंने प्लस सही करा है? यस, नहीं, हाँ सही करा। तो चलने दो, कोई गलती होगी तो बता देना। तो nth टर्म ये बनेगी 771, nth पोजीशन पे जो टर्म बनेगी वो ये बनेगी। तो n पोजीशन क्या है ये निकालना है, कौन सी टर्म 771 बनेगी। ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के बोला गया, सीधा सीधा भी बोल देता कि 771 इस एपी के अंदर कौन सी टर्म बनेगी, हमारे को थोड़ा सा आसान हो जाता। बस उन्होंने थोड़ा सा घुमा के बोल दिया कि इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा एक टर्म बन रही है, बताओ कौन सी जगह पे बन रही है। तो जगह आप ढूंढते हैं उसकी, तो जब भी जगह ढूंढनी है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला रूल लगेगा। जगह ढूंढनी है यानी कि n की वैल्यू ढूंढनी जब भी होगी तो a और d जरूर दोगे आप मुझे। तो क्वेश्चन में दे ही रखा है क्योंकि AP वही वाला चल रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें a कितना था 3 और d था 12। 3 n माइनस 1 इंटू 12 771। मैं इसको ज़रा वो शॉर्टकट रूल से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें भी डाउट ना रह रहा हो, तो मैं एक बारी ब्रैकेट ओपन करके ही बता देता हूँ कि आंसर वैसे ही आएगा जैसा वो शॉर्टकट मेथड से आता है। 12 की n से मल्टीप्लाई 12n, 12 की 1 से मल्टीप्लाई 12, 771 के इक्वल 12n इधर रहा। 12 और 3 को जब आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा ना, माइनस का 9 आएगा। माइनस का 9 जब उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 771 प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 12n किसके इक्वल आएगा, 9 इसमें प्लस कर देंगे तो 780 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो हाँ, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 6 72 और 12 पंजे 60, 72 और 6 78, हाँ ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 65, यानी कि इसकी 65th टर्म ऐसी पोजीशन है, यानी कि 65 वाली पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा 65 बनेगा। और 65 इसका n को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि पोजीशन को, तो यानी कि 65th टर्म आएगा आंसर हमारा। ऐसे लिख सकोगे तो भी चलेगा, अगर आपने अलग से लिखना है तो 65th टर्म रिक्वायर्ड टर्म है जो कि क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब ये है सॉल्यूशन आपके सामने, बताओ कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है तो ज़रूर बता देना या मैसेज कर देना या हाथ खड़ा कर देना। 12th क्वेश्चन अभी ले लूँ, चलो सीक्वेंस में ले लेता हूँ, चलो ले ही लेते हैं। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर में लेते। यहाँ कह रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, 2 अलग अलग AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ऐसा हो सकता है जैसे कि मैं एक AP लूँ, उसमें लिख दूँ इस तरीके से, एक AP है और एक AP ऐसे है। ये 2 AP है ना जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस तो सेम है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग 5 से और इसकी स्टार्टिंग 25 से है, तो ये 2 अलग अलग AP हैं लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है।
तो ऐसे ही कह रहा है कि दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, दोनों की 100th टर्म निकालते हैं, यानी कि पहले एपी की भी 100वीं पोजीशन पे क्या नंबर आ रहा है, दूसरे एपी का भी 100वें पोजीशन पे क्या नंबर आ रहा है, दोनों का निकाल लिया और जो उनका डिफरेंस निकाला माइनस करके देखा तो वो 100 के इक्वल आ रहा है। पहले एपी की 100th टर्म, दूसरे वाले एपी की 100th टर्म निकाली, माइनस करा, रिजल्ट चेक करा, वो 100 आ रहा है आपके हिसाब से। फिर वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, 1000वीं टर्म अगर दोनों की निकालोगे, 1000 पोजीशन वाली टर्म निकालोगे, उनको माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये पूछ रहा है वो हमसे। तो कैसे शुरुआत करें देखें जरा इसकी। दो एपी हैं, ना तो आपने ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना आपने डी के बारे में। डी के बारे में सिर्फ आपने ये कहा कि दोनों का डी सेम है, लेकिन क्या है वो तो नहीं बताया ना। तो ऐसा करता हूँ मैं, दोनों एपी की जो स्टार्टिंग हो रही है ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि दोनों बिल्कुल ही सेम एपी है, ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों ही सेम एपी है तो दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस 0 होना चाहिए, आप सोच सकते हो। ठीक है, तो दो अलग अलग एपी हैं, तो लेट ऐसे लिख देते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहले एपी की फर्स्ट टर्म, ऐसे तरीके से लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहले वाली एपी का पहला टर्म, मैं इसको ए लिख लेता हूं। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। हाँ क्या कह रहे हैं आप? एक बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। अभी चल रहा है, अभी समझाऊंगा, अभी लिख रहा हूं तो समझाऊंगा जरूर। पहले एपी की फर्स्ट टर्म ए मान ली और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो डी ही लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, दूसरे वाले एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस आपके हिसाब से दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस मुझे डी लिखना पड़ेगा। अगर पहले वाले का डी लिख दिया तो दूसरे वाले का भी डी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला है कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, तो ऐसे मैं अब इसको थोड़ा सा दो एपी अलग अलग जगह पे लिख रहा हूँ, यानी कि इसकी शुरुआत हो रही है ए से और दूसरी टर्म आएगी ए प्लस डी एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा ये। ऐसे दूसरे एपी में फर्स्ट टर्म क्या है एक्स, इसकी दूसरी टर्म क्या आएगी एक्स प्लस डी, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, अब आपने बोला कि दोनों एपी का 100th टर्म, अब मैं ऐसा करता हूँ 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो ऐसे ना लिख दूँ A100, या A100 ना लिख के ना इसकी मैं T100 लिख लूँ। T100 लिखने का रीज़न यह है कि ए वाला ए आपको कहीं कंफ्यूज ना करे। तो इस एपी की 100th पोजीशन पे क्या नंबर आएगा उसको मैंने T100 लिख दिया। ठीक है, टर्म 100। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, ये रूल होता है। a की जगह पे a ही लगना है, n की जगह पे क्या आना है, यहाँ पे 100 आना है ना, तो 100 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 99, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ 99d। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दूसरे एपी की 100th टर्म वो कितनी बनेगी, फर्स्ट टर्म कितनी है x प्लस डिफरेंस कितना है इसका 99, सॉरी डिफरेंस कितना है d ही है, लेकिन n-1 जब आप करेंगे, 100-1 जब आप करेंगे तो 99 आएगा यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई सी भी आप टर्म निकालते हो तो डी में एक कम करके तो लिख देते हो, मैंने भी वही करा, डी में एक कम करके लिख दिया है। अब आपके दिमाग में बस यही बात थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है आपको कि यार दोनों तरफ आपने डी क्यों लिख दिया, क्योंकि आपने बोला कि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो डिफरेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ वही डिफरेंस वहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए दोनों तरफ डी के लिए मैंने डी ही लिखा है, लेकिन इसकी फर्स्ट टर्म को मैंने ए मान लिया और उसकी फर्स्ट टर्म को मैंने एक्स मान लिया। ये बात आपके भेजे में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आपने एक कंडीशन और बोली है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि T100, इसको इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए इसको T100 दिखा देता हूँ और इसको T-100 दिखा देता हूँ, यानी कि ये जो T-100 वाली टर्म है ये दूसरे वाले एपी की 100 टर्म को दिखा रहा है। ठीक है, या और ऐसा कर सकते हो कि इसकी जो 100 टर्म है उसको मैं B मान लेता हूँ, कैपिटल B। ठीक है, और पहले वाले एपी की 100 टर्म को मैं कैपिटल A मान लेता हूँ,
ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आप ये लिख देंगे तो टीचर को बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, उसको सब समझ में आ रहा है कि आपने फर्स्ट एपी की 100 टर्म को कैपिटल ए दिखा दिया है, कैलकुलेशन ये है आपकी। दूसरे वाले एपी की 100 टर्म को आपने कैपिटल बी दिखा दिया, कैलकुलेशन ये रही। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोनों एपी की 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। ये ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों की 100वीं टर्म को माइनस करोगे तो 100 आएगा। बार बार मैं इसलिए बोलता हूं ताकि किसी भी तरीके का डाउट आपके भेजे में ना रह जाए, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या बना, a प्लस 99d माइनस के बाद b की वैल्यू आ रही है x प्लस 99d, किसके इक्वल, 100 के इक्वल। अगर मैं इसका एक स्टेप आगे और कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस आ रहा है और यहाँ ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी था, क्योंकि माइनस के बाद b था और b एक टर्म को दिखा रहा है फिलहाल ऊपर, लेकिन जब मैंने b का एक्चुअल आंसर देखा तो उसमें तो दो टर्म आ रही थी, xp और 99d भी। तो एक की जगह पे जब दो वैल्यूज रिप्लेस करोगे खास तौर से माइनस के बाद, तो उसको ब्रैकेट में लगाना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में उसके साइन चेंज होने थे। या तो यहीं पे कर देते, अगर कंफ्यूजन रहती है तो इस तरह से लिख के नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 99d दोनों तरफ से कट जाने वाला है, आपके पास रह गया a माइनस एक्स, किसके इक्वल, 100 के इक्वल। तो आपकी दी हुई कंडीशन के हिसाब से मैं एक इक्वेशन पे पहुंच गया कि a में से x को माइनस करके 100 आएगा। अब इक्वेशन 1 डालना है, या ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 इसको डालते हैं, इक्वेशन 2 इसको डालते हैं, और वो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करा दिया था। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये कंडीशन थी, और ये किसके इक्वल थी, 100 के इक्वल थी। और इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको तीसरी इक्वेशन डाल देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या चाह रहे हो हमसे भाई, आप चाह रहे हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अब इसकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस कितना आएगा भाई, तो 1000वीं टर्म दोनों की निकालता हूं, तो 8000, यानी कि इसको 8000 ना लिखे मैं T1000 फिलहाल दिखा रहा था आपको। तो कितना आ जाएगा, पहले वाले एपी में a था और डिफरेंस की वैल्यू d थी, लेकिन वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 में से एक कम कर दोगे n-1 करोगे तो 999 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही T-1000, यानी कि दूसरे वाले एपी का जो 1000वां टर्म है वो कितना है, उसको मैंने T-1000 करके लिखा है, तो क्या आ जाएगा, उसकी फर्स्ट टर्म x प्लस 999d। अब इसका डिफरेंस पूछ रहे हो आप, हमें फाइंड करना है T1000 में से माइनस करो T-1000। आपका क्वेश्चन ये है, आपका सवाल ये है कि इसका अंतर, इसका डिफरेंस कितना आएगा। मैंने पहले 1000th टर्म निकाल ली दोनों की, अब मैं माइनस करने लगा हूँ, तो कितना आ जाएगा, a प्लस 999d माइनस, फिर इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस होने वाली है, तो माइनस के बाद ब्रैकेट डालना जरूरी रहेगा। तो a प्लस 999d माइनस के बाद x माइनस के बाद 999d, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये d वाली टर्म कट रही है, तो क्या आ रहा है आपके पास, a माइनस एक्स। आपका सवाल यही था ना एक तरीके से कि a माइनस एक्स कितना आएगा, यहाँ पे भी a माइनस एक्स ही बन रहा है, तो a माइनस एक्स तो मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, 100 आ रहा है। मुझे जो 1000 टर्म का डिफरेंस निकाला वहाँ पे भी कितना आया, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 100 के इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी कि a माइनस एक्स जो मुझे फाइंड करना था, फाइंड क्या करना था, 1000th टर्म का डिफरेंस। जब मैंने वो कैलकुलेट करा तो मुझे रिजल्ट मिल गया a माइनस एक्स। अरे a माइनस एक्स तो मैं ऊपर निकाल चुका हूं, अब ऐसा करना है, यहां लिख देना देयरफॉर T1000 माइनस T-1000, ये आपने पूछा था, और वो किसके इक्वल होगा, a माइनस एक्स के, और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, ऊपर निकाली है 100, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के इक्वल। अगर अब आपका कोई डाउट है तो मुझे आप पूछो कि क्या डाउट बन रहा है आपका, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूँ। कोई डाउट है किसी का, बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7।
ठीक है, 3 डिजिट के नंबर जो कि 7 से डिवाइड होते हैं वो कितने हैं? बड़ी खतरनाक सी बात हो गई, लेकिन हम इसको बड़े आराम से एपी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि सबसे पहले आप आइडिया लगाओ कि 3 डिजिट के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 100 से शुरू हो जाते हैं और कहाँ तक चलते हैं? 999 तक चलते हैं। यानी कि 100 से लेकर के 999 के बीच में या इनको इंक्लूड करके कितने नंबर बनेंगे जो 7 के टेबल में आएंगे? तो 7 के टेबल में 100 के बाद कोई नंबर आता है, आधा तो है, लेकिन वो कौन सा नंबर है? यहाँ तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसे नॉर्मल से अपनी जो कैलकुलेशंस होती हैं उनके हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका है इसका करने का। कैसे? अब जरा बात को ध्यान से सुनना। अब हमें क्या पता लगाना है कि 7 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो 100 के बाद आता है। 100 के बाद हो सकता है 101 हो सकता है 102 हो सकता है 103 हो। इतना बड़ा टेबल तो मुझे याद नहीं है ना, इसलिए मैं आइडिया लगा रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, 100 भी हो सकता है। चेक कर लेते हैं। तो करने का तरीका क्या रहेगा? पहले तो मैं 100 को ही चेक कर लेता हूं कि 100 एक 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता। डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन इसी तरीके से प्रॉपर यूज करना है आपने। किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा 7, कितना बचेगा? 3, ऊपर से क्या आएगा? 0, फिर किस पे आएगा? 4 पे 28, फिर कितना बच गया? 2, रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये तो पता चल गया कि 100 7 के टेबल में नहीं आता। फिर क्या करें? अब क्या सर मैं 101 को डिवाइड करूं, फिर क्या 102 को डिवाइड करूं, फिर क्या 103 को डिवाइड करूं, या 4-5 नंबर और डिवाइड करके पता लगा ही लूंगा मैं? नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। जो पहला, बिल्कुल पहला नंबर था, आपने उसी को डिवाइड कर लिया 7 से। अगर डिवाइड हो जाता तो पता चलता कि रिमाइंडर 0 है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर बच गया। ठीक है, यानी कि अब आपको यही आइडिया लगाना है ना कि 100 के बाद वाला कोई नंबर ऐसा है जो कि 7 के टेबल में जाता है। यही तो हुआ इसका मतलब। 100 से पहले तो कोई भी नंबर जो होगा वो 2 डिजिट का हो जाएगा, मेरे को तो 3 डिजिट का नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो अब आपको ये आइडिया लग गया कि 100 के अंदर कुछ प्लस करना है। 100 के अंदर जो ये डिवाइजर था, सॉरी डिविडेंड था, ये 100, बड़े ध्यान से सुनना इन बातों को जो मैं बोल रहा हूँ। आगे बड़े क्वेश्चन में या बड़ी बड़ी डिजिट्स जब आ जाएंगी, वहां पे हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर किसी के टेबल में आता है या नहीं आता, या उसके अगला वाला नंबर कैसे पता लगाएंगे, ये तरीका है ढूंढने का जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। 100 के आगे कुछ प्लस करना है। अब ये आपको आइडिया लग गया कि यार 100 नंबर तो 7 के टेबल में नहीं आता, तो 100 से कोई अगला ही आगे आने वाला नंबर ही है। अब वो आगे आने वाली वैल्यू के वो क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, वो x मान के चल रहा हूँ मैं। 100 के अंदर x प्लस करो तो वो डिवाइड हो जाएगा 7 से। ये x कंफ्यूज कर रहा है कि x क्या होगा। ये x को ढूंढने का एक तरीका है, जब मुझे पता है कि 100 के अगला कोई नंबर है, आगे आने वाला कोई नंबर है, 100 के अंदर मुझे कुछ प्लस कराना है, तो वो प्लस करने वाली डिजिट कौन सी होगी? इसका और इसका डिफरेंस, डिवाइजर का और रिमाइंडर का डिफरेंस, यानी कि 7 - 2 कर लो, कितना आया? 5 आया। तो ये x की वैल्यू होगी 5, यानी कि 100 के अंदर जब 5 प्लस कर दोगे तो बनेगा 105। तो 100 के बाद जो नंबर 7 के टेबल में आता है वो 105 ही है, ना 102 है, ना 101 है, ना 103 है, ना 104 है। ये चारों ही नंबर 7 के टेबल में नहीं आते, सीधे ही 105 आता है जो कि 7 के टेबल में आता है। ठीक है, ये इसका ढूंढने का तरीका है। आप ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन से भी कर लेते इस बात को, लेकिन ये वहां पे काम आएगा अगर मैं आपको बोलूं बताओ ये नंबर 37 के टेबल में आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो बताओ इससे अगले वाला नंबर कौन सा है जो 37 के टेबल में आता है। हो जाओगे पागल फिर। तो इसके लिए यही ट्रिक काम में आएगी, आप इसको प्रॉपर डिवाइड कर लोगे, जो रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर आ गया तो यानी कि डेफिनेटली ये वाला नंबर 37 से डिवाइड नहीं होता। और अगर इससे अगले वाला नंबर आप ढूंढना चाहते हो तो जो रिमाइंडर होगा और जो 37 यानी कि जो डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कर लेना, रिमाइंडर का और इसका डिफरेंस कर लेना। जो भी आएगा वो इस वाले नंबर में प्लस कर देना, 95435 इसमें प्लस कर दोगे। जो वैल्यू आएगी वो 37 के टेबल में डेफिनेटली जाती होगी और वो ठीक उससे अगले वाला नंबर होगा। ये ट्रिक वहाँ पे हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको। ठीक है जी, तो एपी की शुरुआत हो गई। 100 के बाद एक ऐसा नंबर है जो कि 7 के टेबल में आता है, वो है 105। इससे अगले वाला नंबर तो ढूंढना आसान ही है, 7 प्लस करते जाओ। तो इसमें 7 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 112, और उसमें 7 प्लस करोगे तो 119। इस तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, अब कन्फ्यूज़न ये भी आ गई कि लास्ट वाला नंबर भी देखना है मुझे कि ये भी डिवाइड होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मुझे सारे नंबर बताने हैं जो कि 7 के टेबल में आते होंगे और उनके पास 3 डिजिट होंगी। तो 999 के पास भी 3 डिजिट हैं, क्या ये 7 के टेबल में आता है? चेक कर लेते हैं, तरीका वही रहेगा, लॉन्ग डिवीज़न
प्रॉपर डिवाइड करेंगे। ये ऐसा करता हूँ, ये इसी जगह पे करा देता हूँ ताकि दोनों आपके पास यहाँ लिखे रहें। अब मैं 999 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। 7 1 पे 7 आएगा, 2 बचा। 7 4 पे 28 आया, 1 बचा। 7 2 पे 14 आया, 5 बचा। ठीक है, ये भी पता चल गया 999 7 के टेबल में नहीं आ रहा क्योंकि रिमाइंडर इन्हें 5 बचा दिया। अब बताओ कि मुझे 999 से आगे वाला नंबर ढूंढना है या उससे पहले वाला नंबर ढूंढना है? अब आराम से आराम से, माइक बड़ा तेज, बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंज रही है। तो पहले वाला, क्योंकि इसमें अगर मैं एक भी प्लस कर दूंगा तो वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा 1000। तो मुझे तो 3 डिजिट तक ही रहना है। तो 999 से पहले ढूंढना था मुझे कोई नंबर, या तो 999 खुद ही चला जाता 7 के टेबल में, तो भी मैं उस एपी के अंदर इसको इंक्लूड कर लेता, 7 वाले एपी के अंदर जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर थे। लेकिन जी नहीं, ये 999 तो गया नहीं, डिवाइड हुआ नहीं। मैंने डिवाइड करके देख लिया, 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो अब मुझे पता चल गया कि यार इससे आगे तो नहीं बढ़ना, अब इसमें से कुछ माइनस करना है। 999 से कोई पीछे वाला नंबर ढूंढना है। जब कुछ माइनस करके, यानी कि कुछ उससे पहले वाला नंबर ढूंढना हो, यानी कि मुझे यहाँ पे जो नंबर ढूंढना है वो कुछ ऐसे लिखा रहेगा 999 माइनस वाई। अब ये y क्या है, ये कैसे निकालूंगा? तो इस टाइम पे जो रिमाइंडर होता है ना, जो रिमाइंडर होता है डायरेक्टली वही माइनस होना होता है। तो 999 में से 5 माइनस कर दो, जो आएगा वो 999 से ठीक पहला ऐसा नंबर होगा जो कि 7 के टेबल में आता होगा। ठीक है, तो 5 माइनस कर देते हैं इसमें से, 999 में से 5 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 4 9 और 9। तो यानी कि एपी की जो लास्ट टर्म बनी वो 994 बनी। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, हो गया पूरा डिवाइड। अब यानी कि 994 995 994 तो चला जाएगा, लेकिन 995 नहीं जाएगा, 996 नहीं जाएगा, 997 नहीं जाएगा, 998 नहीं जाएगा, 999 तो गया ही नहीं था, वो आपने चेक कर लिया। यानी कि मैं हर एक नंबर को डिवाइड करके यहाँ चेक नहीं कर रहा हूँ। 999 गया, उससे पहले वाला नंबर 998 क्या गया कि नहीं गया, उससे पहले वाला नंबर गया कि नहीं गया, ऐसे नहीं चेक करूँगा मैं। ये ट्रिक है उसको करने की, ये तरीका है उसको करने का। ठीक है, तो आपने एपी ढूंढ लिया, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है, सारे नंबर आपने ढूंढ लिए। अब आपका टारगेट क्या था? आपने ढूंढना क्या था एक्चुअलिटी में? वो नंबर ढूंढने थे जिनमें 3 डिजिट्स हों, लेकिन 3 डिजिट्स हों लेकिन वो 7 से डिवाइड होता हो। तो पहला नंबर जो 3 डिजिट का था, जो 7 के टेबल में आता था, वो 105 था। अगला नंबर हम पता लगा सकते थे 7 7 प्लस करके। लास्ट नंबर कौन सा है वो मैंने ट्रिक से पता लगा लिया, 994 है। अब मुझे यही तो पता लगाना है कि 994 एक्चुअलिटी में कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो इतने ही नंबर हैं जो कि 3 डिजिट के हैं और 7 के टेबल में आते हैं। तो मैं n वाली पोजीशन को, यानी कि n को ढूंढ रहा हूं यहाँ पे इस एपी के अंदर, जो कि 994 लेके आएगा। यानी कि इस एपी के अंदर nth टर्म पे 994 आ रहा है, n की वैल्यू ढूंढ रहा हूं, नॉर्मल सा वही फॉर्मूला। अब a क्या है? 105। n क्या है मालूम नहीं है, यही तो ढूंढ रहा हूं। और d कितना है? 7 7 का डिफरेंस था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये 105 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैं ट्रिक का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि छोटी कैलकुलेशन करने के लिए। तो कितना आएगा? 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही है। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 127। ये माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा 128। तो यानी कि इस एपी के अंदर जो कि 7 से डिवाइड होने वाले नंबर थे, 3 डिजिट का था, ये फर्स्ट टर्म बनी, ये सेकंड टर्म बनी, ये थर्ड टर्म बनी। और कैलकुलेशन करने के बाद ये मुझे ये पता चला कितना आया था? 128। 128 पोजीशन पे 994 आ रहा है। तो इसका मतलब यही नहीं हो गया कि इसके अंदर टोटल 128 नंबर ऐसे हैं जो कि 7 के टेबल में आ रहे हैं? तो यहाँ पे यही तो पूछ रहा था कितने नंबर हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 128 नंबर्स हैं यहाँ पे टोटल। 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, जो कि हैं बिटवीन 100 एंड 999, जो कि 3 डिजिट वाली बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आप आंसर चेक कर सकते हैं।
ये रहा 13 का आंसर 128। समझ में आई है बात? बताओ, अब समझ में आई है तो बताओ, नहीं आई तो बताओ, मुझे क्लियर करो फटाफट से क्या तरीका रहेगा। ये दो तरीके आपको याद रखने हैं कि जब भी आप उससे अगला नंबर निकालना चाहते हो तो डिवाइजर का और रिमाइंडर का डिफरेंस ऐड कराना होगा। जब भी आप उससे पिछला नंबर निकालना चाहते हो तो डायरेक्टली जो रिमाइंडर आ रहा है वही माइनस करा दो, बस ये याद रखना है आपको। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा करना है अब? हाँ ये वाला। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250? 4 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल भी वही बात है जो 4 के टेबल में आते होंगे, यानी कि 4 से डिविजिबल या 4 से मल्टीपल, बात तो एक ही हो गई। 4 के टेबल में आने वाले नंबर 4 से डिवाइड भी होंगे और 4 के मल्टीपल भी होंगे। अगर यहाँ पे डिविजिबल वाली बात बोलते तो भी इसी तरीके से करते जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन में बात थी। अगर वो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 डाल देते इस क्वेश्चन में तो सेम सॉल्यूशन करने का तरीका तो यही रहता और यही आंसर आता हमारा। वो कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7 के मल्टीपल जिनकी 3 डिजिट की, जिनमें 3 डिजिट्स हों, तो वो यही नंबर तो होंगे जो सेम ये करा काम। 105 7 का मल्टीपल भी है और 7 से डिविजिबल भी है, तो एक ही बात हो गई ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपने मल्टीपल की फॉर्म में पूछ लिया है, बात वही है। तो 10 के बाद 10 से लेकर के 250 के बिटवीन पूछा है आपने, उसके और उसके बीच में पूछा है, उसको इंक्लूड करने की बात नहीं पूछी थी, ठीक है। तो अब मुझे 10 अगर मान लो 4 के टेबल में आता भी होता तो मुझे नहीं लेना, क्योंकि आपने इन दोनों के बीच की ही बात करी है। अगर 250 250 इस वाले नंबर के टेबल में आता भी होता तो मैं ये ले नहीं सकता था, क्योंकि आपने बिटवीन वर्ड यूज करा है, तो इसके और इसके बीच के नंबर्स यहाँ पे लेने हैं, इन दोनों को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है, और 250 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है। तो ये तो मुझे मालूम है कि 10 के बाद 12 ही एक ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है, लेकिन मैं इसको उसी ट्रिक से करवाऊंगा जो मैंने ऊपर कराया था, ठीक है। यानी कि 10 में कुछ प्लस करना है, 10 में कुछ ऐड ही करना है ना। क्या ऐड करना है? जो कि 4 से डिवाइड हो जाए। तो 10 को मैं 4 से डिवाइड करा देता हूँ, कितना बच गया? 2 बच गया। तो यानी कि ये तो पता चल गया कि 10 4 के टेबल में आता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज इससे अगले वाला वैल्यू होगी जो कि 4 के टेबल में आता होगा? इसका और इसका डिफरेंस 4 - 2 कितना आया? 2। ये चीज ऐड करानी होगी इसके अंदर। तो जो 10 के बाद ऐसा नंबर जो कि 4 के टेबल में आएगा वो कितना बनेगा? 10 + 2 यानी कि 12। ये मैंने उसी ट्रिक का यूज करा है ऊपर वाली। आप वैसे इसको लॉजिकली भी समझ चुके हो कि 10 के बाद तो 12 ही आता है, ये तो 4 का टेबल तो हमें रटा ही हुआ है ना। 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है? 10 के बाद 12 ही है, ठीक है ना। लेकिन मैंने ट्रिक से करके दिखाया है। अच्छा, 250 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 4 के टेबल में आता है? तो मैं 250 को 4 से डिवाइड कर लूंगा, कितना बच गया? 2। तो यहाँ पे 250 से आगे जाना है कि 250 से पहले रहना है? पीछे रहना है, पीछे वाला नंबर ढूंढना है। तो ठीक इससे पीछे वाला नंबर ढूंढना है, तो जो रिमाइंडर आया डायरेक्टली वो माइनस कराओ। जो रिमाइंडर आया है डायरेक्टली यही माइनस होगा डिविडेंड से, 250 से। तो 250 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 248। तो यानी कि ये एपी कुछ ऐसे बनेगा। 10 से लेकर के 250 तक के नंबर ढूंढने थे, 10 को इंक्लूड नहीं करना था, 250 को इंक्लूड नहीं करना था। ठीक 10 के बाद ऐसा नंबर जो कि 4 के टेबल में आता है वो 12 बना। ट्रिक से मैंने करके बताया। 12 के अगला नंबर कितना आएगा? वो तो 4 4 प्लस करते जाओ, 16 और 4 20 और 4 24 एंड सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन 250 से आगे जा नहीं सकते, 250 से पहले वाला नंबर लेना था। 250 से पहले वाला नंबर कौन सा जो कि 4 के टेबल में जाता था? 248। तो मुझे सिर्फ इतने एपी पे काम करना है। तो इन नंबर्स को काउंट करके बताना है कितने नंबर्स हैं। तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। बताओ ये कौन सा नंबर है? तो एन का रूल ही तो लगाना है यहाँ पे। लेकिन हाँ, ए डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, डी डायरेक्टली दिया हुआ था एक तरीके से कि 4 का मल्टीपल, तो डी 4 ही है इसके अंदर। भाई बात समझ में आ रही है तो बता दो, नहीं आ रही तो मुझे बता दो।
कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने बच्चों को समझ में नहीं आ, जिनको आ रहा है वो हाथ खड़ा करके बता दे मुझे एक बारी, ताकि मुझे तसल्ली रहे, मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ, हाथ खड़ा करके रखो, जब तक पूरी स्क्रीन ब्लू नहीं हो जाती मेरी, सबके नीले हाथ मुझे नजर नहीं आ जाते, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अभी आयुष और उमरा रह गए हैं। उमरा समझ में नहीं आ रहा बेटा? उमरा, उमरा, चलो उमरा क्लास में नहीं है, चाय पीने गई है उमरा। चलो ठीक है, हटा लो सारे अपने हाथ, हटा लो। आवाज़ नहीं आ रही उमरा बेटा, मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही, आप हाथ खड़ा करके बता सकते हो मुझे। हेलो। हाँ बोलो। सर एक्चुअली मैं बोलने की कोशिश कर रही थी बट कुछ नेटवर्क इशू हो गया था सर। स्क्रीन पे आपके वो ऑप्शन नहीं है रेज हैंड का? नहीं सर है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नहीं आगे क्या बढ़ते हैं, अभी तो खैर क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। तो ये एक एपी बन गया एक तरीके से, 12, 16, 20, 24 डॉट 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 248। ये इसकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, और ये n वाली वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यानी कि nth टर्म 248 के इक्वल है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। a पता चल रहा है आपको 12 है, और d कितना आएगा 16 और 12 को माइनस करके, यहाँ 4 का मल्टीपल था तो सीधी सी बात है 4 ही इसके अंदर कॉमन डिफरेंस बनना था। n माइनस 1 कितना आएगा 248 माइनस 12, ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस होती है और 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो नॉर्मल कैलकुलेशन तो समझ में आती है ना, कि 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो, n वाले अलग करो, बिना n वाले अलग करो और सॉल्व कर दो, बस आ जाएगा आपके पास n। तो कितना आएगा 236 आएगा शायद से, 12 माइनस करके n की वैल्यू आ जाएगी 59 में 1 प्लस 60, तो यानी कि 60th टर्म 248 बन रही है। 60 पोजीशन वाली टर्म इसके अंदर 248 बन रही है, यानी कि इसके अंदर कितने नंबर हुए 60 नंबर्स ही हुए। तो यहाँ पे टोटल नंबर जो हुए वो हुए 60, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं देयर आर टोटल 60 नंबर्स जो कि डिविजिबल हैं या मल्टीपल हैं 4 का बिटवीन 10 एंड क्या था दूसरा नंबर 250 था शायद, हाँ 250 था, जैसा चाहे वैसे आप लिख देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें nth टर्म ऑफ 2 APs, पहला AP ये है दूसरा AP ये है, इक्वल है, ठीक है। तो पहले वाले AP की nth टर्म निकालो, दूसरे वाले AP की nth टर्म निकालो, जो भी आएगी वो, ठीक है, जो भी n की वैल्यू आ रही है वो इक्वल दिखा दोगे तो n की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं येलो वाले जो है पार्ट को मैं ब्राउन पेन से कर रहा हूँ इसके नीचे ही। तो इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो है 63, और जो इसका D है वो आएगा 65 माइनस 63 यानी कि 2। इस AP की nth टर्म अगर आप निकालेंगे रूल के हिसाब से तो आएगी, वो रूल लिख रहा हूँ पहले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर से पंगा पड़ रहा लगता कुछ। तो a की वैल्यू आ गई 63, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 आ गई, और मैं एक स्टेप और आगे सॉल्व कर देता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। 63 प्लस 2n माइनस 2, और 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n। तो इस AP की जो nth टर्म है वो ये आ गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले AP की कैलकुलेशन मैं ग्रीन पेन से कर देता हूँ, ग्रीन ही शेड करिए, तो ग्रीन पेन मेरे पास अवेलेबल है, अच्छा नज़र भी आएगा। तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, और जो D है वो 10 माइनस 3 7 है। इस AP की nth टर्म निकाल रहा हूँ, रूल तो वही रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू तो पता नहीं, d की वैल्यू 7, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और इसको प्लस माइनस कर देते हैं तो सिर्फ 7n बच गया, नहीं सॉरी यहाँ पे
7 आएगा, 3 पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने ये, -7 है ये, और 7 और 3 को जब आप माइनस करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 7n बचेगा। इस एपी की nth टर्म, जो ग्रीन वाला एपी था उसकी nth टर्म निकल के आई -4 प्लस का 7n, और जो येलो वाला एपी था उसको मैंने ब्राउन पेन से करा है, उसकी nth टर्म निकल के आई 61 प्लस 2n। आपके हिसाब से दोनों की nth टर्म जो है वो इक्वल है, ठीक है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth term of both APs are same, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, वैसे मैं आपको यहाँ पे पेन के हिसाब से बता सकता हूँ कि nth टर्म इसकी और येलो कौन सा कलर है ये, ग्रीन कलर, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे ही लिखेंगे आप इसको 61 प्लस 2n इक्वल में माइनस का 4 प्लस 7n। अब इसमें से बड़े आराम से आप n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो 2n माइनस 7n इक्वल में माइनस का 4 माइनस का 61 माइनस का 5n किसके इक्वल आएगा, माइनस के 65 के। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 अपॉन में माइनस का 5, तो इसका मतलब 13th टर्म जो है दोनों एपी की सेम है। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 13, तो यही पूछा था आपने कि n की वैल्यू कितनी होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, दोनों की nth टर्म जो है वो सेम होगी। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, n की वैल्यू कितनी आई 13। समझ में आ गया होगा, ये भी सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बस आपने बस इसका मीनिंग समझना था क्या है, बाकी कोई कैलकुलेशन ऐसी नहीं थी जो कि आप नहीं जानते थे। इसके अंदर फॉर्मूला बड़ा आसान वाला था और दोनों को इक्वल रखना था। सर इसमें हमें गिवन है कि n इक्वल है। nth टर्म बोला है ना, nth टर्म, तो किसी एपी की nth टर्म निकालोगे तो n ही लिखना पड़ेगा वहाँ पे, दूसरे एपी की nth टर्म n ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वो सेम है, आउटपुट सेम दे रही है तो n क्या होगा वहाँ पे, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे बनी 13, दोनों एपी की 13th पोजीशन पे सेम नंबर आएगा, यानी कि पहले वाला एपी इसकी 13th पोजीशन जो भी आंसर आएगा, दूसरे वाला एपी उसकी 13th पोजीशन जो भी आंसर आएगा, तो ये आंसर सेम है, इनकी पोजीशन की वैल्यू सेम है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, इसमें तो n की वैल्यू n ही लेनी है, क्योंकि आपने साफ साफ बोल दिया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n ही फाइंड करना है। nth टर्म ऑफ 2 एपीज इक्वल, दोनों इक्वल हैं, तो मैंने वही काम करा है जो आपने बोला है, मैंने दोनों की nth टर्म निकाली। मेरे हिसाब से पहले वाले एपी की nth टर्म ये बनती थी, दूसरे वाले एपी की nth टर्म ये बनती थी, ठीक है। इन दोनों को nth टर्म बोलो या nth टर्म बोलो, वो बोलना कैसे आप देख लेना इसको, है ना। मैं इसको ज़्यादातर nth टर्म बोलता हूँ, ताकि वो nth टर्म में बोलने में तो ठीक है, चलो वहाँ पे सुनने में और थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। nth बोलूँगा तो n के साथ th भी है, वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो इनकी nth टर्म है वो ये और ये निकल के आई, आउटपुट ये आया। तो ये तो आपने कहा कि जो उस पोजीशन का नंबर है वो सेम है, तो मैंने वो नंबर की वैल्यू सेम लगा दी। इसकी कैलकुलेशन में n अपने आप मिल गया मुझे, n 13 है, तो 13वें नंबर की वैल्यू दोनों की सेम है, पोजीशन भी सेम है 13वीं, और जो उसका आउटपुट आ रहा है, जो यहाँ पे टर्म बन रही है वो भी सेम है। कहने का मतलब ये है, जो मैंने ऊपर यहाँ पे बनाया ना ये कि 13 ये भी सेम रहेगा पोजीशन, और जो आउटपुट आ रहा है दोनों का वो भी सेम है, ये बॉक्स वाली वैल्यू भी सेम होगी। इसको मैं कैसे समझाऊं और किस तरीके से समझाऊं? हो गया सर। समझाता हूँ, एक सेकंड मुझे टाइम दो। समझ में आया ना मेरे, तभी मैं समझा रहा हूँ। नहीं आया, अभी एग्जाम्पल लेना सही नहीं रहेगा, जो मैंने लगा था इसमें गड़बड़ आएगी। चलो, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, ऐसे कोई एग्जाम्पल सोचने में टाइम लगाऊं, बेटर मैं अगला क्वेश्चन कराया था। अब कौन सा क्वेश्चन करना है हमने, 16th। वो कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय। ये तो स्टेटमेंट बोल दी आपने, आप उसको कह रहे हो कि खुद से सेट कर लो भाई। जो ये वाला ब्लू वाला पार्ट है,
इसको थोड़ा समझते हैं और इसको भी जरा एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। 7th टर्म जो है एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है 5th टर्म से कितना 12, ठीक है। तो ऐसे ही लिखेंगे ना आप इसको, 7th टर्म उसके 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। बस बन गई यहाँ पे एक इक्वेशन। अगर मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ डाल दूंगा तो एक इक्वेशन यहाँ मिल जाएगी, और आपने एक वैल्यू ये दे रखी है कि 3rd टर्म इज 16, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं येलो शेड करता हूँ और इसको मैं ग्रीन शेड करता हूँ। येलो वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर से ब्राउन पेन से। A3 का मतलब a + 2d, और ग्रीन वाले को करता हूँ ग्रीन पेन से। A7 का मतलब a + 6d, A5 का मतलब a + 4d, किसके सॉरी +12 के इक्वल, +12 साथ में आएगा मतलब कि इसके अंदर। तो इसमें इक्वेशन बनानी है तो क्या करूँ, a वाली और d वाली टर्म्स एक तरफ कर देता हूँ और कांस्टेंट को एक तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मिलता है a + 6d माइनस का a माइनस का 4d, किसके इक्वल, 12 के इक्वल। कैलकुलेशन करने की मेरी स्पीड सही है ना, और स्लो कहते हो मैं स्लो कर दूंगा, फास्ट कहोगे मैं फास्ट कर दूंगा, इससे फास्ट जाना ठीक नहीं रहेगा, इतना ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये प्लस माइनस है, ये तो आप खुद कर लोगे कि क्या ये समझाऊं कि a और a कट जाएगा यहाँ पे, ये मेरा समझाने का पार्ट नहीं है। क्या ये समझाऊं कि 6d में से 4d माइनस होगा तो 2d आएगा, ये समझाने का पार्ट नहीं है। और ये भी समझाने का पार्ट नहीं है कि d की वैल्यू 12/2 6 आ जाएगी, इसलिए इसको इस पार्ट को मैं थोड़ा स्पीड में कर सकता हूँ। समझाने वाली बात थी इसके अंदर ये ग्रीन वाला जो शेड कर रखा है, सिर्फ ये इक्वेशन लिखने वाला, बाकी उसके सॉल्व करना वो तो बहुत आसान है। A7 की जगह 7 टर्म का रूल लगा दो, a + 6d ही आना था वो लिख दिया। A5 मतलब 5th टर्म की जगह a + 4d ही बनना था वो लिख दिया। प्लस माइनस कराना है, ये तो आसान काम है ना, इसको तो मैं थोड़ा स्पीड में लिख सकता हूँ। और अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर बोल देना कि महक अभी तक कहीं पे ना एलिमिनेशन मेथड आया नहीं है, आएगा तो मैं ज़रूर वहाँ पे स्लो करूँगा और आपको समझाऊंगा। तो d की वैल्यू यहाँ पे 6 मिल गई। एलिमिनेशन का तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक इक्वेशन दूसरी वाली जो इक्वेशन लग रही थी एक्चुअलिटी में वहाँ पे मुझे d अपने आप से 6 मिल गया। अब दूसरा वेरिएबल तो मिला नहीं, एक इक्वेशन मिली जिसमें d मिलता है मुझे। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना चाहिए कि d की ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 1। d की वैल्यू 6 लगा रहा हूँ पहली वाली इक्वेशन में, तो ऐसे जाना ठीक नहीं है, ऐसे जाना ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मैं d की वैल्यू 6 लगा रहा हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में। इसके नीचे लिख देता हूँ, वरना पता क्या होगा, बाद में 2 महीने के बाद जब आप PDF खोलोगे कहोगे सर ने पहले ही वैल्यू पुट कर दी, बाद में वो आ रहा है, इसलिए इसके नीचे लिख देता हूँ a + 6 2 और d की वैल्यू 6, a की वैल्यू आ जाएगी 16। बस 10 मिनट की क्लास और लूँगा मैक्सिमम, क्योंकि टाइम भी आ गया। अब लंबी क्लास लिया आज मैंने। a की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। a में सर इसमें इतनी देते हो है क्या चीज़, सर, रोज ही इतनी होती है। क्या करें अब, सब्जेक्ट ही हमारा ऐसा है ना कि इसमें अगर मैं वही और टीचर्स के जैसे समझ रहे हो कि मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। 40-45 मिनट की क्लासेस रखने लगा ना तो मज़ा नहीं आएगा कराने का, मुझे नहीं आएगा, तुम्हें चाहे भले ही आ जाए, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। तो a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, क्या करना था, AP निकालना था। तो फर्स्ट टर्म आ गई 4, d ऐड करो, 6 में 4 प्लस करे 10, 10 में फिर 6 प्लस करा 16, बस 3 टर्म लिख दी और 3 डॉट डाल दिए तो ये AP बन गया, ठीक है। आंसर भी चेक करा देते हैं, आंसर शीट मैंने आज खोल रखी है, ये रहा 4, 10, 16, 22 इस तरीके से। मैंने 3 टर्म लिखी हैं, उन्होंने ज़्यादा लिखी हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन 17th क्वेश्चन। अगर आज के लिए टाइम, बस यही लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। आप प्रैक्टिस करके रखना, क्योंकि इस चैप्टर के बाद मैं आपके थोड़े बहुत टेस्ट लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, पिछले जितने भी चैप्टर्स हुए अब तक के। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP इतना। अच्छा पहले तो AP लिख लेते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा। क्या कह रहे हैं हमसे, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द 20th टर्म, ठीक है। 20th टर्म तो मैं निकाल लेता हूँ फ्रॉम द लास्ट, पीछे से
हमें जो रूल मालूम है वो आगे से पीछे जाने के लिए, पीछे से आगे आने के लिए नहीं है। क्या करें अब इसके लिए, कैसे सोचे? देखो यहाँ से अगर 20वीं टर्म निकालनी होती तो पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, मैं A20 का फॉर्मूला लगा देता, यानी कि A + 19D काम हो जाता। लेकिन अब वो कह रहा है पीछे से आगे की तरफ आओ, और 20th टर्म, ये पहली टर्म मान लो, ऐसे ही दूसरी टर्म, ऐसे ही तीसरी टर्म, पीछे से 20th टर्म क्या होगी पीछे से। बड़ा आसान है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उसी से समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी सर। क्या समझ में आया, सर आ गया। क्या समझ में आया मुझे बताओ। सर यहाँ पे प्लस कर देते हैं आगे से और पीछे से माइनस कर देंगे। अच्छा तो फिर सर, हाँ हाँ क्या कह रहे हो, कोई जन्म बोल रहा था अभी, शायद महक बोल रही थी, बोलो। सर इधर हम शुरुआत से निकालते थे तो हमारा फॉर्मूला लग जाता था, लेकिन पीछे से निकालेंगे तो हम पहले 253 की वो निकाल लेंगे, कौन सी वैल्यू है, n निकाल लेंगे, फिर हम उसमें 20 माइनस कर देंगे, हमारी आ जाएगी कौन सी वैल्यू निकाल ली हमने। नहीं होगा, उससे नहीं होगा, 20 माइनस करने से नहीं होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये वाला मेथड, जो हम सोच रहे हैं कि पहले हम 253 निकाल लेते हैं कौन सी पोजीशन पे है, फिर उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कौन सी पोजीशन की टर्म निकालनी है। एक्चुअलिटी में 20 माइनस नहीं करेंगे, अभी वो बताऊंगा, लेकिन वो अगली क्लास में बताऊंगा। आज मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अगर यार ऐसा ना करूँ, देखो मैं एक AP ले रहा हूँ अपनी तरफ से, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्यूशन ना करा पाऊँ लेकिन समझा जरूर दूंगा। रुक जाता हूँ यहाँ पे, जगह खत्म हो गई इसलिए यहाँ पे रुक गया मैं। सही लिखा है वैसे मैंने, मेरे को लगता नहीं मैंने सही लिखा है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 34, ठीक है। मैं कहूँ आगे से 5वीं टर्म निकालो, आगे से 5वीं, या आगे से 7वीं टर्म निकालो, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये पीछे से कौन सी टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पीछे से 11वीं टर्म है, आगे से 7वीं टर्म है, ठीक है। पीछे से 11वीं टर्म है, पीछे से, यानी कि अगर मैं इसको A1 मान लूँ, इसको A2 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, इसको 4 मान लूँ, इसको 5 मान लूँ, ऐसे इस तरीके से कह रहा हूँ, ठीक है। आगे से 7वीं टर्म, 7th टर्म, और लास्ट से 11th टर्म सेम 14। इसमें तो कोई कहेगा नहीं कि नहीं सही, ये सही बात है, आपके सामने लिख दी है, ठीक है जी। जो रूल है वो ये कहता है A + n-1 × D, लेकिन ये स्टार्टिंग से है। अगर ये फर्स्ट टर्म है तो आप 7 टर्म को ये कह सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म 2 है तो आप 11 टर्म को 14 नहीं बोल सकते, ठीक है। कहाँ से बोल सकते हो? पीछे से बोल सकते हो ना, पीछे से तो 11 टर्म बोलते हो ना इसको, हाँ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इस AP को ऐसे कर दूँ, 34 32 30 28 26 24, अब इसकी जो 11th टर्म है यानी कि जो 14 है वो तो 11 टर्म पे आ जाएगा ना। अब तो सही है, अब सही है? अरे बताओ भाई, पीछे से 11वीं टर्म 14 बन रही है। अगर इस AP को मैं उल्टा करके लिख दूं, यानी कि लास्ट वाली टर्म पहले बना दूं, सेकंड लास्ट वाली टर्म सेकंड बना दूं, थर्ड लास्ट वाली टर्म थर्ड बना दूं, इसी तरीके से बढ़ा दूं, तो अब मैं कह सकता हूं कि ये जो दूसरा AP मैंने अपनी मर्जी से बनाया है, इसी क्वेश्चन को घुमा के इस AP की आगे से 11 टर्म, अब वो आंसर मेरे को सही दे देगी 14। बताओ। समझ नहीं आया। मैं सर हमें ऊपर वाले 253 की पीछे की डिजिट्स भी तो नहीं पता। अभी बता रहा हूँ ना, उसके लिए वही तो बता रहा हूँ, वो तो मैं निकाल लूंगा यहाँ से D कैलकुलेट करके, सिर्फ एक ही तो मुझे पता लगाना है। अच्छा अब एक चीज़ और समझानी थी मुझे, मैं आ रहा था पहले इस चीज़ को क्लियर करना था, ये भेजे में आया कि नहीं आया? आपके भेजे में यही नहीं आया अभी तक। नहीं। हाँ देखो, मैं इस AP की 11 जो AP ऊपर वाला था, जो ऐसा करता हूँ शेड कर देता हूँ येलो, नहीं येलो नहीं करता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक येलो में कर चुका हूँ, इसमें ग्रीन डाल देता, ब्लू डाल देता हूँ, ये वाला ब्लू AP है। इस ब्लू वाले AP की मैं कहूँ 7th टर्म निकालो, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं A + n-1 × D। A पता है, D पता है, आप कैलकुलेशन करेंगे आपका 14 नहीं आएगा? हाँ जी हाँ आएगा। अगर मैं कहूँ कि पीछे से 11th टर्म निकालो,
पीछे से 11th टर्म। तो या तो आप इस तरीके से पूरा काउंट करोगे, वो पूरा एपी लिख दिया, पीछे से 11वां नंबर काउंट करा आपने लिख दिया, या इसका ऐसा करूं मैं इस एपी को ही उल्टा लिख लूं, इस एपी को उल्टा लिख लूं, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो पहले ही बना दूं। 34 पहली टर्म बना दी, फिर 32 दूसरी टर्म बना, 34 के बाद 32 लिख दिया मैंने, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 32 आना था यहाँ पे। 34 32 30 28 26 24। अब मैं बोलूं कि इस एपी की 11 टर्म निकालो या पहले वाले एपी की पीछे से 11वीं टर्म निकालो, वो सेम ही बात नहीं हो गई। ऊपर वाले एपी की पीछे से 11वीं टर्म निकालो या नीचे वाले एपी की आगे से 11वीं टर्म निकालो, वो एक ही सेंस नहीं बनती, एक ही मीनिंग नहीं बनता उसका, उन दोनों बातों का। नहीं आया ना समझ में? अभी भी नहीं आया? कितने बच्चों को नहीं आया? तो थोड़ा बहुत है। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे नए दिमाग के साथ, नई एनर्जी के साथ, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन। इससे पहले वाले 16 तक के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है, मैं पीडीएफ भेजता हूँ 5-7 मिनट के अंदर। ये वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके रखो, आगे वाले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे और अगली एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जयराम जी की बाय बाय।